मिश्राज आईएएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और गांधी जी के विभिन्न विचारों को हम लोग यहाँ पर अलग अलग स्टेप्स में अलग अलग क्लासेज में देख रहे हैं, जिसमें पिछली क्लास में हम लोगों ने सर्वोदय के ऊपर चर्चा की थी। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं गांधी जी की ट्रस्टीशिप की विचारधारा। ये बहुत ही प्रसिद्ध विचारधारा है और इस विचारधारा को कई तरीकों से परिभाषित किया गया है। मूल रूप से जब सर्वोदय की विचारधारा आई थी उसमें भी ट्रस्टीशिप की विचारधारा का गांधी जी ने उसमें जिक्र किया था। तो यहाँ पर हमें समझने की जरूरत यह है कि ट्रस्टीशिप की विचारधारा गांधी जी को क्यों महसूस हुई, कि क्यों होना चाहिए। दूसरी चीज हम ये देखेंगे कि ट्रस्टीशिप की विचारधारा का आधार क्या है और इसका सिद्धांत क्या है। इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि ट्रस्टीशिप की किन आधारों पर आलोचना की जाती है और वर्तमान में ट्रस्टीशिप की विचारधारा कहां तक प्रासंगिक है। इन्हीं बातों को लेकर के सबसे पहले हम देखना चाहते हैं कि ट्रस्टीशिप है क्या। तो देखिए, गांधी जी की जो विचारधारा है ये एक सोशियो इकोनॉमिक फिलॉसफी है, यानी कि सामाजिक आर्थिक दर्शन पर आधारित है ये, यानी ट्रस्टीशिप बेस्ड ऑन द सोशियो इकोनॉमिक फिलॉसफी एंड दैट वाज प्रोपाउंडेड बाय गांधी। तो गांधी जी ने इस विचारधारा को जन्म दिया। जैसे कि सर्वोदय की विचारधारा जो है उन्होंने रस्किन की विचारधारा से ली थी, लेकिन यहाँ पर ट्रस्टीशिप का जो कॉन्सेप्ट है ये गांधी जी ने स्वयं ही डेवलप किया था। इस विचारधारा की खास बात यह है कि इट प्रोवाइड्स ए मीन्स बाय व्हिच द वेल्दी पीपल वुड बी द ट्रस्टी ऑफ द ट्रस्ट। Wealthy people would be the trustee of the trust that look after the welfare of people in general। यानी कि जो wealthy people है, यानी जो धनी है, जो पूंजीपति है, जो उद्योगपति है, जिनके पास ज्यादा संसाधन है, ज्यादा पूंजी है, वो सब समाज के ट्रस्टी हैं और वो एक ट्रस्टी के रूप में काम करते हुए जो सामान्य व्यक्ति है, जिनको जरूरत है, जो कमजोर है, जो समाज में बहुत पिछड़े हैं, आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से भी उनकी मदद करना उनका दायित्व होगा। इस रूप में गांधी जी ने उन लोगों को जिनके पास ज्यादा धन है, ज्यादा संपत्ति है, ज्यादा बुद्धि है, यहां तक कि बुद्धि और शक्ति का भी उन्होंने उल्लेख किया कि ज्यादा बुद्धि, ज्यादा शक्ति, ज्यादा धन, जो आपकी आवश्यकता से ज्यादा है, उन ज्यादा आवश्यकताओं का उपयोग और आप समाज के कल्याण के लिए कर सकते हैं। तो इस तरह से ये जो गांधी जी का कंसेप्ट है ट्रस्टीशिप का, एक बहुत अच्छी विचारधारा मानी जाती है वेलफेयर के दृष्टिकोण से, सामाजिक कल्याण के दृष्टिकोण से। तो आइए देखते हैं कि क्या कहना चाहते हैं गांधी जी, उसका आधार क्या है। देखिए, कहते हैं कि पूंजी का असली मालिक पूंजीपति नहीं बल्कि पूरा समाज है। अब एक एक बिंदु में हम आपको बताएंगे कि ये किन आधारों पर ये ट्रस्टीशिप की विचारधारा खड़ी है। वो कहते हैं कि पूंजी का असली मालिक जिसके पास पूंजी है वो नहीं, वो संपत्ति का असली मालिक तो पूरा समाज है, बस वो जो पूंजीपति है वो उस संपत्ति का रखवाला है। वो जो पूंजीपति है वो उस संपत्ति का रखवाला है। ही इज द ट्रस्टी ऑफ दैट प्रॉपर्टी। एक पॉइंट इसे ध्यान रख सकते हैं। यहां पर दूसरे पॉइंट में मैंने इसी को एक्सप्लेन किया है कि पूंजीपति संपत्ति का ट्रस्टी है। ट्रस्टी मतलब क्या हुआ कि वो व्यक्ति जो धन संपत्ति को का ध्यान रखता है, उसका बेहतर उपयोग हो इसके लिए प्रयास करता है। ऐसे जो संस्थाएं हैं, ऐसे जो व्यक्ति हैं, उन्हें हम ट्रस्टी कहते हैं। तो यहां पर उन्होंने पूंजीपतियों को ही ट्रस्टी बना दिया है। ठीक है, तो ट्रस्टीशिप के प्रिंसिपल में एक बेसिक चीज तो यही हो गई। दूसरी बात उन्होंने कहा कि ये इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ी, क्योंकि गांधी जी का ये सोचना है कि जहां पर भी कैपिटलिज्म था, जहां पर भी पूंजीवाद था, जैसे उन्होंने ब्रिटेन का देखा, उन्होंने कुछ और भी देशों का उदाहरण दिया, ब्रिटेन के जो उपनिवेश थे जहां पर बहुत ज्यादा कैपिटलिज्म था, पूंजीवाद था। लेकिन उन्होंने कहा कि पूंजीवाद के कारण ही तो दुनिया में बेरोजगारी बढ़ी है।
लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, काम नहीं मिल रहा है। और इस बेरोजगारी के कारण क्या हो रहा है? पारिवारिक व्यवस्था कमजोर हो गई है, जो फैमिली सिस्टम है वो कमजोर हो गई है। पारिवारिक व्यवस्था कमजोर होने से अपराध बढ़ गया, क्राइम बढ़ गया। यानी कि एक समस्या से कई समस्याएं जन्म ले रही हैं। बेरोजगारी, पारिवारिक व्यवस्था का कमजोर होना, अपराध का बढ़ना। तो अगर इस पर ध्यान नहीं दिया गया, इफ द अटेंशन इज नॉट गिवन इट, तो क्या होगा? ये जो धनवानों की संपत्ति है ना, अगर उन्होंने स्वेच्छा से त्याग नहीं किया तो निश्चित ही एक दिन हिंसक और रक्त रंजित क्रांति होगी। अगर ये जो धनवान लोग हैं, ये जो अमीर लोग हैं, जिनके पास बहुत सारी संपत्ति है, उनकी आवश्यकता से बहुत ज्यादा है, अगर उन्होंने स्वेच्छा से वॉलंटरीली उस संपत्ति का उपयोग समाज के वेलफेयर के लिए नहीं किया, तो वो जो कमजोर लोग हैं, जिन्हें कमजोर समझा जाता है, वो जो गरीब हैं, वो जो बेहद पिछड़े हैं, जो मेहनत करने के बावजूद भी अपने जीवन का ठीक से निर्वाह नहीं कर पा रहे हैं, उनसे हम क्या उम्मीद करेंगे? वो एक दिन वक्त ऐसा आएगा जब हिंसक, वायलेंट और रक्त रंजित क्रांति होगी, एक रिवॉल्यूशन होगा, और अल्टीमेटली परिणाम वही निकलेगा कि वो जो पूंजीपति हैं, वो जो धन संपत्ति को इकट्ठा करके रखने वाले लोग हैं, उनकी संपत्ति जो है लूट ली जाएगी और कुल मिलाकर के बात वहीं पहुंच जाएगी। बेहतर ये है कि ये जो पूंजीपति लोग हैं, जिनकी क्षमता ज्यादा है। अब देखिए, यहां पर एक पॉइंट में उन्होंने बताया कि हमारे समाज में सबकी क्षमता एक जैसी नहीं होती, सबकी बौद्धिक क्षमता एक जैसी नहीं होती, सबके काम करने की क्षमता एक जैसी नहीं होती। कुछ लोग ज्यादा क्षमतावान होते हैं, कुछ लोगों की आय ज्यादा होती है, कुछ लोगों के पद ज्यादा अच्छे होते हैं और ऊंचे होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें इस बात की गारंटी मिल गई कि वो जैसा चाहे और जितना चाहे धन का उपयोग करें, ऐसा नहीं है। अगर ईश्वर ने उन्हें ज्यादा क्षमता दिया है, अगर ईश्वर उन्हें ज्यादा अर्जित करने की क्षमता दी है, तो इसका मतलब ये है कि उनकी कुछ जिम्मेदारी बढ़ जाती है। अगर वो ज्यादा कमाते हैं और उन्हें अपनी जरूरतों को पूरा करने के बाद जो शेष राशि बचती है, उसका उपयोग उन्हें समाज कल्याण में खर्च करना चाहिए। उनसे जबरदस्ती नहीं कर रहे, उनको मजबूर नहीं कर रहे, लेकिन स्वेच्छा से आगे आए और जितना वो खर्च कर सकते हैं, जितनी उनकी जरूरत है, जो उनकी आवश्यकता है, उस आवश्यकता को पूरा करने के बाद अगर उनको ये लगता है कि ये संपत्ति हमने समाज से ही कमाई है और उसका उपयोग अब समाज के कल्याण के लिए किया जा सकता है, तो करिए, बेहतर होगा, ज्यादा अच्छा होगा। तो इस तरीके से उन्होंने ये एक कहने के लिए जो क्षमता वाली बात है कि भाई मेरी क्षमता ज्यादा है, उसकी क्षमता कम है, इसलिए मैं ज्यादा कमा रहा हूं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ईश्वर ने आपको क्षमता दी है, तो इसका मतलब यह है कि आपको ज्यादा अर्जित करने का मौका भी मिला है, और ज्यादा अर्जित कर रहे हैं तो अच्छी बात है, आप सम्मान के पात्र हैं, आपको प्रतिष्ठा भी मिल रहा है। लेकिन जो संपत्ति और धन आपने समाज से कमाया है, आप उसमें का उपयोग भी कीजिए, जितनी आपको जरूरत है उतना उपयोग कीजिए, बचा हुआ धन समाज के कल्याण में लगाइए। क्यों? क्योंकि आप ट्रस्टी हैं, आप ट्रस्टी हैं। ईश्वर ने आपको अधिक मौका दिया है काम करने का और अधिक क्षमता दी है। तो इस तरह से गांधी जी अपनी बात को बिल्कुल एक लॉजिक यानी एक तर्क के साथ जोड़ के देखते हैं। और अगर मैं कहूं कि उन्होंने ये सारी बातें उस समय राष्ट्रीय आंदोलन को गति देने के लिए भी किया, क्योंकि उनके जितने भी सिद्धांत हैं, जितने भी प्रिंसिपल्स आप देखेंगे, वो सब आपस में जुड़े हुए हैं। सर्वोदय से ट्रस्टीशिप जुड़ा हुआ है, ट्रस्टीशिप से सत्याग्रह जुड़ा हुआ है, सत्याग्रह से जो उनकी दूसरी विचारधाराएं हैं, जाति, धर्म, अस्पृश्यता के संबंध में, वो विचारधाराएं जुड़ी है। और इन सब का लक्ष्य एक ही है, राष्ट्रीय आंदोलन की सफलता। इस सब का लक्ष्य एक ही है कि समाज के चाहे गरीब हो, अमीर हो,
चाहे वो किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, सबका लक्ष्य एक ही है, अहिंसक तरीके से ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ना और उन्हें देश से बाहर करना। और ये तभी संभव है जब लोग एकजुट होंगे। और एकजुट कैसे होंगे? जब सर्वोदय होगा। सर्वोदय कैसे होगा? जब ट्रस्टीशिप होगी। और जब ट्रस्टीशिप होगी तो लोगों का, जो कमजोर लोग हैं, गरीब लोग हैं, जिनके साथ जाति के आधार पर भेदभाव हो रहा है, वो लोग भी समाज में विश्वास करेंगे, वो लोग भी इस राष्ट्रीय आंदोलन में भागीदारी करेंगे। तो अल्टीमेटली हमारा राष्ट्रीय आंदोलन सफल होगा और ब्रिटिश सरकार जैसे मजबूत सरकार के विरुद्ध हम संघर्ष में जीतेंगे। अहिंसा, इसके लिए उन्होंने अहिंसा को हथियार बनाया और अहिंसा के आधार पर ही ये सारे संघर्ष को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जिनमें से एक ट्रस्टीशिप भी है। जो संपत्ति आवश्यकता से अधिक है उसके लिए पूंजीपति एक ट्रस्टी है और इसका उपयोग समाज के कल्याण व देखभाल में कर सकते हैं। भाई, जो आपने कमाया, आपने अपनी जरूरत के हिसाब से खर्च भी किया, अब जो आपके पास ज्यादा है उसे आप समाज के कल्याण में लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पूंजीपतियों व अधिक व्यावसायिक आमदनी वाले व्यक्तियों को भी अपनी जरूरतों को सीमित रखना चाहिए। ये नहीं, आगे बताएंगे वो, कि ये नहीं कि आप बहुत पैसा अर्जित कर रहे हैं, आपके पास बहुत संसाधन है, आपके पास जो है अकूत संपत्ति है, यू हैव द एबुंडेंस ऑफ वेल्थ, आपके पास इतना खर्च है कि आप, इतना पैसा है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। इसका मतलब नहीं कि आप अपनी जरूरतों को बढ़ाए जाए, इसका मतलब नहीं कि आप अपनी भोग विलास में लिप्त हो जाए। ये अधिकार ट्रस्टीशिप के इस सिद्धांत में किसी भी पूंजीपति को नहीं मिलता है। वो कहते हैं कि भले ही आपके पास जरूरत से ज्यादा है, लेकिन फिर भी आपका फर्ज बनता है कि आपको जितनी जरूरत है अपनी जरूरत के हिसाब से खर्च कीजिए, सीमित रखिए अपनी जरूरतों को। इससे जो पैसा बचेगा उसे आप वेलफेयर में खर्च कर सकते हैं और इस तरह से आपका प्रतिष्ठा, सम्मान और समाज में एकरूपता आएगी। इसके कॉन्सिक्वेंसेस में बताएंगे आपको कि कैसे एकरूपता लाने में मदद करेगा। अर्थात ट्रस्टीशिप से वर्तमान पूंजीवादी व्यवस्था को समता आधारित सामाजिक व्यवस्था में बदला जा सकता है। अभी जो व्यवस्था है पूंजीवादी व्यवस्था है, इसमें समता आधारित व्यवस्था नहीं है, इसमें इक्वालिटी नहीं है। लेकिन जब ट्रस्टीशिप आधारित व्यवस्था को अपनाया जाएगा तो समाज में समता बढ़ेगा। तो कैपिटलिज्म बेस्ड इकोनॉमी टू ट्रस्टीशिप बेस्ड इकोनॉमी विल क्रिएट द इक्वालिटी इन द सोसाइटी, समाज में समानता लाने में मदद करेगा। और अल्टीमेटली क्या होगा, ये जो बात उन्होंने कही कि अगर असमानता रहेगी तो अपराध बढ़ेगा, हिंसक क्रांति होगी, और हिंसक क्रांति से अगर बचना है तो समाज में समानता लाने की जरूरत पड़ेगी और समानता लाने के लिए ट्रस्टीशिप की आवश्यकता होगी। तो इस तरह से उन्होंने ये भी बात कही कि जो व्यक्तिगत स्वामित्व है उसको वो मान्यता नहीं देते हैं। व्यक्तिगत स्वामित्व नहीं, जो भी संपत्ति है वो सबकी है, समाज की है, आप ट्रस्टी हैं, इसीलिए इंडिविजुअल प्रॉपर्टी हैज नो इंपॉर्टेंस। जो संपत्ति है उसको आप संभाल के रखिए, उसकी जितनी जरूरत है उसका उपयोग कीजिए और साथ ही साथ जो अतिरिक्त है उसका समाज के कल्याण में इस्तेमाल कीजिए। तो यहां पर ये जो ट्रस्टीशिप का सिद्धांत है ये व्यक्तिगत स्वामित्व को मान्यता नहीं देता, इंडिविजुअल प्रॉपर्टी, इंडिविजुअल वेल्थ को स्वीकार नहीं करता है, प्रत्येक व्यक्ति के लिए कार्य करना आवश्यक मानता है और इसके लिए निर्वाह योग्य साधन भी निर्धारित करता है। निर्वाह योग्य साधन, काम सबको मिलना चाहिए, एवरीवन शुड गेट द वर्क, क्योंकि जब काम मिलेगा, जब रोजगार होगा तो आय अर्जित करेंगे। साथ ही साथ ये बिंदु भी उन्होंने रखा, आय इतनी होनी चाहिए कि उसका निर्वाह हो जाए।
उसका उसका जीवन यापन हो जाए, वो अपनी पारिवारिक व्यवस्था को चला सके, और ऐसा करने से पूरी सामाजिक व्यवस्था में, पूरे समाज में सबका भला होगा, सबका कल्याण होगा। इससे हार्मोनी, एक रस्ता रहेगी, शांति रहेगी समाज में, और जो असमानता और अपराध है उसमें भी कमी आएगी। तो इस तरह से गांधी जी ट्रस्टीशिप के माध्यम से समाज को समान करने, यानी सामाजिक समानता को विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रत्येक व्यक्ति समाज व प्रकृति के प्रति उत्तरदायी होगा। उन्होंने देखिए एक बात में ये भी बात कही कि ऐसा नहीं है कि आप प्रकृति यानी नेचर के प्रति रिस्पॉन्सिबल नहीं है। प्रकृति सुरक्षित है तभी समाज सुरक्षित है। इफ देयर इज नेचर देन देयर इज सोसाइटी। अगर प्रकृति नहीं होगी, अगर हमारा वातावरण ही अच्छा नहीं होगा, तो किस तरीके से समाज रह पाएगा। इसीलिए प्रकृति की सुरक्षा करना भी प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी होगी। तो प्रत्येक व्यक्ति समाज के प्रति भी उत्तरदायी है, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो किसी भी स्तर का व्यक्ति हो, पुरुष हो या महिला, सभी लोगों की ये जिम्मेदारी है कि ट्रस्टीशिप की विचारधारा को स्वीकारें और साथ ही साथ समाज और प्रकृति के प्रति अपने आप को उत्तरदायी समझें। अब देखिए ये जो ट्रस्टीशिप है, ये किन किन चीजों को साथ में लेके चलता है, किन किन बातों पर जोर देता है। तो जैसा कि आप अभी तक समझ गए होंगे कि ट्रस्टीशिप की सोच क्या है, तो ट्रस्टीशिप की सोच में जो पहली बात ये है कि कंसेप्ट टू रिड्यूस इनइक्वालिटी। ट्रस्टीशिप क्यों चाहिए? असमानता को दूर करने के लिए। ट्रस्टीशिप क्यों चाहिए? तो गरीब और अमीरों के बीच की खाई को दूर करने के लिए। ट्रस्टीशिप क्यों चाहिए? क्योंकि समाज में बहुत ज्यादा शोषण है, एक्सप्लॉयटेशन को दूर करने के लिए। ट्रस्टीशिप क्यों चाहिए? क्योंकि नो मोरल राइट टू एक्यूमुलेट अनलिमिटेड वेल्थ। समाज में ये किसी को भी अधिकार नहीं है कि वो अपनी आवश्यकता से कई गुना अथाह संपत्ति अपने पास इकट्ठा कर ले। नो मोरल राइट, कोई नैतिक अधिकार नहीं है। तो फिर वापस कहां जाना पड़ेगा? ट्रस्टीशिप पे, क्योंकि अद्भुत संपत्ति इकट्ठा करने का मोरल राइट किसी को नहीं है। इसके लिए उन्होंने पहले ही पूंजीवाद की जो कैपिटलिज्म की कमियां हैं उसका उल्लेख कर दिया है। अगर अब ये सब चीजें नहीं हो रहा, अगर नहीं होगा, अगर ट्रस्टीशिप, ये जो पूंजीपति हैं, उद्योगपति हैं, ये ट्रस्टीशिप को नहीं मानेंगे तो क्या करना पड़ेगा? तो देखिए दो तरह के प्रेशर की बात करते हैं, एक सोशल प्रेशर और दूसरा लीगल प्रेशर। सोशल प्रेशर समाज क्रिएट करेगा। जो समाज है, जो लोग हैं, वही कहेंगे अरे इतना संपत्ति है इनके पास, इतनी पूंजी है इनके पास, इन्होंने समाज के लिए क्या किया, इन्होंने देश के लिए क्या किया, इन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में क्या योगदान दिया। तो इससे उन पूंजीपतियों के ऊपर सोशल प्रेशर, नैतिक एक सामाजिक दबाव उत्पन्न होगा और वो ट्रस्टीशिप के लिए मजबूर होंगे। और ये करना चाहिए, ये वो इसे गलत नहीं मानते कि अगर पूंजीपतियों पर इस तरह का सामाजिक दबाव बनाया जाता है तो दिस इज नॉट रॉन्ग, और उन्हें खुशी खुशी ऐसा करना चाहिए। अगर नहीं करते हैं तो सामाजिक दबाव का उपयोग किया जा सकता है। दूसरी बात, लीगल प्रेशर। लीगल प्रेशर का मतलब ये हुआ कि सरकारें कुछ कानून बना सकती है, कुछ नियम बना सकते हैं और उसके आधार पर भी ट्रस्टीशिप को बढ़ावा दिया जा सकता है। तो इस तरह से गांधी जी ट्रस्टीशिप के माध्यम से समाजवाद को, सोशलिज्म को ज्यादा महत्व देते हैं। समाजवाद को, क्योंकि समाजवाद की विचारधारा भी यही है, उसमें भी समानता लाने की बात करते हैं। उसमें भी समाज में उन लोगों के पास जिनके पास ज्यादा संसाधन है उनसे संसाधनों का जो वितरण है, डिस्ट्रीब्यूशन है, उसको प्रॉपर करने की बात करते हैं। तो समाजवाद की विचारधारा को ये ज्यादा महत्व देते हैं और ट्रस्टीशिप और सोशलिज्म में इस तरह से एक समानता भी उत्पन्न हो जाती है। इसके अलावा वो ये भी कहते हैं कि सरकार अगर चाहे तो ट्रस्टीशिप की जो ये विचारधारा है इसको रेगुलेट कर सकते हैं, इसके लिए नियम कानून बना सकते हैं। जो पूंजीपति चाहें तो उनको, पूंजीपतियों को आगे आने के लिए प्रेरित करें और उसके लिए नियम कानून बना दें कि भाई आपके पास इतना संसाधन है, इतनी पूंजी है, तो सोशल वेलफेयर में कुछ उसका हिस्सा लगाना चाहिए। उसके लिए कानून बनाया जा सकता है, उसके लिए
नीतियां बनाई जा सकती है, तो गवर्नमेंट को वो रेगुलेट करने की बात भी करते हैं। No individual should be allowed to use wealth for selfish satisfaction or against interest of society। ये बहुत ही रेलिवेंट चीज है। आज अगर समाज में इतना अपराध है, इतनी घृणा, हैट्रेडनेस है, धन दौलत का दिखावा है ना, आडंबर है चारों तरफ, और परिणाम ये होता है कि उससे उत्पन्न होने वाली जो कुरीतियां हैं, जो एविल्स हैं, समाज को प्रभावित करती हैं। लूट, हत्या, बलात्कार, कई घटनाओं के पीछे अकूत संपत्ति का योगदान है। क्यों? क्योंकि संपत्ति का लोग सेल्फिश सेटिस्फैक्शन के लिए उपयोग करते हैं, उसको अपनी नीड के लिए नहीं करते। सेल्फिश सेटिस्फैक्शन, स्वार्थ, अय्यासी के लिए उपयोग करते हैं, अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए उपयोग करते हैं, अपनी जो उनकी इंटरेस्ट है, भले ही वो समाज के हित में ना हो, फिर भी उसको पूरा करने के लिए उपयोग करते हैं। परिणाम है समाज में कई एविल्स डेवलप हो जाते हैं, समाज में कई कुरीतियां विकसित हो जाती हैं। तो उन्होंने कितनी बुद्धिमत्ता से इस ट्रस्टीशिप में यह बात उल्लेख किया कि किसी भी व्यक्ति को ये अधिकार नहीं है कि उसके पास अगर बहुत सारी संपत्ति है तो उसको वो कुछ भी उपयोग करे, जो सोसाइटी के इंटरेस्ट में नहीं है उसमें भी उपयोग करे, ऐसा संभव नहीं है। तो इस तरह से गांधी जी का जो ट्रस्टीशिप का प्रिंसिपल है वो एक तरफ समाज में इक्वालिटी लाने के लिए, एक्सप्लॉयटेशन को कम करने के लिए, इसके अलावा ये इस बात को बढ़ावा देता है कि सोशलिज्म जो है, समाजवाद भी आगे बढ़े, और साथ ही साथ समाज में जो अपराध है, समाज में जो क्राइम बढ़ रहा है, समाज में जो एविल्स बढ़ रहे हैं, कुरीतियां बढ़ रही, उनको कम करने की दिशा में भी यह प्रयास करता है। आप लोगों ने ट्रस्टीशिप के जो आधारभूत तत्व थे और उसकी जो प्रिंसिपल है, जिस कारण से उन्होंने ये सिद्धांत विकसित की, उसे समझ ही गए होंगे। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, बहुत अच्छी विचारधारा होने के बावजूद भी इसकी कुछ आलोचनाएं भी की जाती हैं। तो इसकी लिमिटेशंस हैं। कैसे? जैसे वर्तमान संदर्भ में देखें अगर ट्रस्टीशिप को, तो भाई वर्तमान का जो टाइम है ये तो कॉम्पिटिटिव बिजनेस का है, प्रतिस्पर्धा का है, कंपटीशन होता है, बहुत सारी निजी कंपनियां हैं, निजी उद्योग हैं, शेयर बाजार है। तो शेयर बाजार, निजी प्रतिस्पर्धा, इन सब क्षेत्र में ये ट्रस्टीशिप कहां टिकेगा? तो इसीलिए कुछ लोग आलोचना करते हैं कि दिस इज नॉट रेलिवेंट इन टूडेज कॉम्पिटिटिव बिजनेस वर्ल्ड। जो वर्तमान का जो प्रतिस्पर्धी युग है, इसमें इसकी कहीं गुंजाइश ही नहीं है, ट्रस्टीशिप होगा ही नहीं। क्योंकि जो न तो सरकारें इसके ऊपर कुछ कर पा रही है और न ही बिजनेसमैन कर पा रहे हैं, क्योंकि वो उद्योगपति की मर्जी यही है कि मैं ज्यादा से ज्यादा अर्जित करूं, चाहे जैसे भी कर सकूं, और एक ज्यादा से ज्यादा अर्जित करने के बाद एक उद्योग से दूसरा उद्योग लगाऊं, ज्यादा से ज्यादा शेयर होल्डर्स को ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट दूं, जिससे शेयर होल्डर्स हम में विश्वास रखे। तो यहां पर ये जो ट्रस्टीशिप की विचारधारा है ये उपयोग में नहीं आ पाता है। दूसरी बात, इसका जो है, इसमें ये भी एक प्रॉब्लम है कि अगर जो व्यक्ति मेहनती है, परिश्रमी है, नए नए इनोवेशन करने वाले लोग हैं, क्रिएटिविटी करने वाले लोग हैं, तो वो ज्यादा अर्न करते हैं, ज्यादा रिस्क लेते हैं, ज्यादा अर्न करते हैं, अपना कैपिटल लगाते हैं, मेहनत करते हैं, दिन रात लगे रहते हैं, ज्यादा पूंजी इकट्ठा करते हैं। अब अगर जो उन्होंने मेहनत करके अर्न किया और अर्न करने के बाद हम उनसे ये कहेंगे कि भाई आपकी जरूरत से ये ज्यादा हो गया, आप समाज में बांट दो, तो ये तो बड़ा संकट हो जाएगा। क्योंकि उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो ये कहेंगे कि मैंने ये मेरी मेहनत से किया है, मैं क्यों बांटूं। और बहुत सारे बिजनेसमैन ये सोचते हैं कि सोशल वेलफेयर हमारी जिम्मेदारी नहीं है, सोशल वेलफेयर नॉट आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। हमारा काम है मेहनत करना, व्यापार करना, लाभ कमाना, सरकार को टैक्स देना, जो हमने दिया अब वेलफेयर सरकार करेगी, हम क्यों टैक्स देंगे। तो यहां पर ट्रस्टीशिप की जो विचारधारा है ये कमजोर पड़ जाती है। ये एक समस्या खड़ी हो जाती है कि एक तो यहां पर जो हार्ड वर्किंग और क्रिएटिविटी वाले लोग हैं वो भी डिमोटिवेट हो जाएंगे, और दूसरी चीज जो बिजनेसमैन है वो भी ये सोचते हैं कि मैंने टैक्स दिया, मैंने पैसा कमाया, मैंने मेहनत की, अब सरकार की जिम्मेदारी है। इसके अलावा कि जो शेयर होल्डर्स हैं
मान लीजिए आजकल तो ज्यादातर उद्योग व्यापार क्या है, शेयर होल्डर्स, उसमें जो आईपीओ जारी होता है ना, और उसमें लोग जो है शेयर खरीदते हैं। तो शेयर में लोग पैसा क्यों लगाते हैं? ज्यादा लाभ अर्जित करने के लिए। और कंपनियां भी यही सोचेंगी कि हम अपने शेयर होल्डर्स को ज्यादा लाभ दें। तो ट्रस्टीशिप में तो ऐसा नहीं होगा, वहां पर तो लाभ वाली कोई बात ही नहीं है। अगर उनके पास ज्यादा लाभ हो भी रहा है तो उन्हें तो शेयर होल्डर को देना है। अब शेयर होल्डर क्या ये कहेंगे कि मेरा जो लाभ हो रहा है आप जनता में बांट दो, आप लोगों वेलफेयर में लगा दो? ये तो मुश्किल काम है। तो यहां पर भी मुश्किल हो जाती है कि ट्रस्टीशिप जो है ये इस तरीके से थोड़ा इम्प्रैक्टिकल हो जाता है वर्तमान प्रतिस्पर्धी युग में। फिर कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई सोशलिज्म अच्छी बात है, रूस में विकसित हुआ है ना, बोल्शेविक क्रांति हुई, सफल हुआ, मार्क्स की विचारधारा से विकसित हुआ, बहुत अच्छा लगता है कि भाई जो समाज के कमजोर गरीब लोग हैं उनको आर्थिक मदद मिलती है, वो समाज में समानता के स्तर पर इक्वलिटी के लेवल पे आ जाते हैं। लेकिन आप देखो उन देशों की हालत जहां पर सोशलिज्म बढ़ा लेकिन टिका नहीं। सोशलिज्म डिड नॉट स्टे देयर फॉर ए लॉन्ग टाइम। कैपिटलिज्म टिका रहा लेकिन सोशलिज्म बिखर गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो विचारधारा है सोशलिज्म से मिलता जुलता है ट्रस्टीशिप का, तो क्या ये टिक पाएगा? ये समस्या भी इसके साथ जुड़ी हुई है। तो इस तरह से जो ट्रस्टीशिप की है कुछ लिमिटेशंस भी अपने साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन इन सब के बावजूद भी ट्रस्टीशिप की विचारधारा आप कहेंगे कि ये इररेलेवेंट है? नहीं, ये आज भी रेलिवेंट है, आज भी प्रासंगिक है। आपने पढ़ा होगा, आप यूपीएससी और पीएससी की तैयारी करने वाले लोग हैं, आपने पढ़ा होगा आजकल कंपनी एक्ट में एक प्रावधान रहता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, CSR। ये ट्रस्टीशिप का ही बदला हुआ रूप है। क्या करते हैं इसमें कंपनियों को बोला जाता है कि आपके पास जो आपने लाभ अर्जित किया है, जो आपने अर्जित किया है, उस लाभ में से आप एक सर्टेन परसेंटेज, एक निश्चित प्रतिशत जो सामाजिक क्षेत्र है, सोशल सेक्टर है, हेल्थ है, एजुकेशन है, जो हमारे देश में बहुत सारे जो वीक पीपल हैं, जो हमारे देश के बहुत सारे पिछड़े हुए क्षेत्र हैं, उनके वेलफेयर में लगाइए। उद्योगों और कंपनियों के लिए कानून बना हुआ है। तो गांधी जी ने जो रेगुलेट करने की बात कही सरकारों के लिए, तो हुआ ना, ये क्यों नहीं हुआ? इसके अलावा देखिए बहुत सारे एनजीओ, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये भी तो बहुत सारे बने हुए हैं और ये काम करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी है और राष्ट्रीय स्तर पे भी बहुत सारे एनजीओ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एनजीओ ठीक है, उनपे भ्रष्टाचार का भी आरोप लगता है, लेकिन बहुत सारे एनजीओ हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जैसे बचपन बचाओ है ना, हमारे कैलाश सत्यार्थी जी को नोबेल पुरस्कार भी मिला है। तो कहीं ना कहीं ट्रस्टीशिप की विचारधारा आज भी जिंदा है और ये सरकारों के लिए आवश्यक है कि इसका इस्तेमाल करें। सामाजिक समानता लाने के लिए, लोगों में विश्वास हासिल करने के लिए, लोगों का समाज के प्रति, देश के प्रति और सरकारों के प्रति विश्वास हासिल करने के लिए इसकी आवश्यकता है। बहुत सारी संस्थाएं हैं, उद्योग हैं, कंपनियां हैं, हॉस्पिटल्स खोलते हैं और वहां पर इलाज कराते हैं। आप लोग देखे होंगे बहुत सारे हॉस्पिटल वहां पर मुफ्त इलाज करते हैं, वो हृदय से संबंधित और भी कई रोगों से संबंधित मुफ्त इलाज करते हैं। तो कहीं ना कहीं ट्रस्टीशिप का इम्पैक्ट तो है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है जहां पर लोग मुफ्त में जो है लोगों को शिक्षा देते हैं। कई इंस्टीट्यूशंस का नाम आप ढूंढ सकते हैं जहां पर इस तरह के काम करते हैं। जो हमारा रिलायंस फाउंडेशन है, जो LIC का एक ट्रस्ट है, ऐसे बैंकों के कई ट्रस्ट हैं, स्टेट बैंक के हैं, ऐसी कई कंपनियां और उद्योग हैं। टाटा के कई ऐसी कंपनियां हैं, जो बिरला के कई संस्थान हैं जो इस तरह के काम करते हैं। जो उन्होंने लाभ अर्जित किया उसमें से कुछ पैसा सोशल वेलफेयर में भी लगाते हैं। तो ट्रस्टीशिप की विचारधारा आज भी जिंदा है और आज भी उपयोगी है। आप ये भी कह सकते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी इसका प्रभाव है। कैसे? तो आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में देखिए, उसमें बोला है ना कि जो समाज के
पिछड़े और कमजोर वर्ग के लोग होंगे उनके लिए सरकार अतिरिक्त व्यवस्था करेगी। और साथ में एक लाइन ये भी है, एक जगह पे एक आर्टिकल में आप पढ़ सकते हैं, ये भी कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति या किसी भी संस्था के पास ऐसा नहीं होना चाहिए कि सारी संपत्ति एक ही हाथ में केंद्रित हो जाए। द वेल्थ शुड नॉट बी सेंट्रलाइज्ड इन वन हैंड, एक ही हाथ में केंद्रित नहीं होना चाहिए। यानी कि कहीं ना कहीं ये बात संविधान में भी आया है कि गांधी जी का ट्रस्टीशिप प्रिंसिपल को अगर हमारे समाज में, हमारे देश में अप्लाई किया जा सके तो इससे समाज की बेहतरी होगी, इसे हम अच्छी तरह समझ गए हैं। अब बात आती है कि आखिर इस कॉन्सेप्ट को डेवलप करने का कारण क्या रहा होगा। तो मैंने एक जगह पहले भी बताया आपको कि कहीं ना कहीं गांधी जी के दिमाग में ये बात थी कि हमें राष्ट्रीय आंदोलन को मजबूत करना है और इसमें समाज के सभी वर्गों की भागीदारी होनी चाहिए। और सभी वर्गों की भागीदारी तभी होगी जब हर एक व्यक्ति यह महसूस करेगा कि समाज हमारे लिए कुछ कर रहा है, हमें हमसे दूर नहीं, हमें जो है अलग नहीं समझ रहा है। तो इससे जो एक यूनिटी पैदा होगी, इससे जो एकता पैदा होगी, चाहे वो ट्रस्टीशिप हो या सर्वोदय हो, तो वो जो एकता पैदा होगी, वो जो यूनिटी पैदा होगी, वो राष्ट्रीय आंदोलन को मजबूती देगा और वही मजबूती भारत की स्वतंत्रता का आधार बनेगा। इसमें काफी हद तक गांधी जी सफल भी हुए, क्योंकि कई ऐसे उद्योगपति उस समय के थे जिन्होंने गांधी जी की इस ट्रस्टीशिप की विचारधारा का समर्थन भी किया, है ना। विनोबा भावे जी ने इसके ऊपर काम किया, इसके अलावा जयप्रकाश नारायण जी ने इसके ऊपर काम किया और कई ऐसे उद्योगपति थे, पूंजीपति थे जिन्होंने अपनी संपत्ति का हिस्सा जो है उन्होंने समाज के कल्याण में लगाया। कहने का मतलब यह है कि ट्रस्टीशिप की विचारधारा समाज में समानता लाने के लिए, समाज में गरीबी और अमीरी के बीच की खाई को दूर करने के लिए, जो राष्ट्रीय आंदोलन है उसको मजबूती प्रदान करने के लिए और साथ ही साथ एक बेहतर समाज, अपराध मुक्त समाज, वर्ग विहीन समाज बनाने के लिए बेहद उपयोगी है। इसीलिए आज भी ट्रस्टीशिप की उपयोगिता और इसकी प्रासंगिकता विद्यमान है। धन्यवाद, आप लोगों ने हमारी इन बातों को ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस के लिए आप हमसे जरूर जुड़िए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।